नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सारा आकाश के उत्तरार्ध का जो तीसरा अध्याय है उसका अगला भाग करेंगे। यहाँ तक की कहानी में हम जान चुके हैं कि समर जो है वो प्रभा से बातें कर रहा है और प्रभा की एक सहेली है, उसने उसको पत्र भेजा है और उसी का पत्र वो उसके बॉक्स में रखने जाता है क्योंकि प्रभा जो है वो बहुत व्यस्त है घर के कामों को लेकर। तो उसने प्रभा ने समर से कहा है कि तुम ये पत्र जाकर मेरे संदूक में रख दो, जब समय मिलेगा मैं उसे पढ़ लूँगी। तो वो संदूक में जैसे ही पत्र रखने जाता है तो उसको उसकी उत्सुकता होती है कि वो अंदर रखी चीज़ों को देखे। तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ एक प्रेमचंद की एक रंगभूमि थी और एक दो मैगजीन्स थी और उसके अंदर उसे एक पत्र मिलता है जो वो अपनी सहेली रमा नाम की एक सहेली को उसने जो लिखी थी। और वो पत्र जो है वो एक बार में ही नहीं लिखी हुई है, बहुत अलग अलग समय में उसने लिखा है और छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा लिखकर उसने छोड़ दिया है और उसी को वो बैठ के पढ़ रहा है। तो अब आगे का, मैं जानती हूँ तुम खूब रूठ रही होगी, खूब बुरा मान रही होगी और सच ही रही होगी, सोच रही होगी कि जैसे नाराज होकर स्कूल के पीछे वाले अनार के पेड़ के पास मुंह फुलाकर बैठ जाती थी और मैं मनाने चली आती थी, उसी तरह अब भी मनाने आ जाऊंगी। यानी प्रभा जो है अपनी सहेली रमा से ये सारी बातें कह रही है क्योंकि रमा ने उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है, इसीलिए वो कह रही है कि मुझे लगता है, मुझे मालूम है तुम बहुत रूठ रही होगी, लेकिन मैं कैसे आऊँ तुम्हें रमा, मैंने कैसे बताऊँ तुम्हें रमा कि मैं नहीं आ सकती हूँ, चाहूँ तब भी नहीं आ सकती हूँ। काश तुम ही यह आकर स्कूल की सबसे कनखटी और शेरनी लड़की को देख लेती, तुम ही तो मुझे सर्कस में नौकरी करने को कहती थी। यानी वो अपनी बातें, अपनी सहेली से जो बातें वो करती थी वो बातें वहाँ पे उसने लिखी थी। अब मैं अनुभव करती हूँ कि हमारा चाहना कितना झूठ होता है, हम लोग ना जाने क्या क्या चाहते हैं, कोई सीमा होती है हमारे चाहने की, संसार की हर अच्छी चीज़ को चाहने की, स्कूल के दिनों की कल्पना, वे भावुकता भरे सपने। रमा, उस समय हमें कोई क्यों नहीं रोकता कि हम सब झूठे हैं। किसी भी लड़की की शादी होती है और मैं जाकर उसके पति को देखती हूँ तो सोचने रहती हूँ कि हिंशु मेरा पति ऐसा थोड़े ही होगा, मेरा पति तो प्रोफेसर होगा, कहीं ऑफिसर होगा, कहीं किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा, हम और वह बस दो ही प्राणी होंगे। यह किल बिल सास देवर भाभी भतीजे कुछ नहीं होंगे, खूब लंबी चौड़ी एकदम नए ढंग से कोठरी होगी। यानी इन सारी बातों को वो सोच रही है और वो लिख रही है अपनी सहेली को कि हम लोग जो है सभी नॉर्मली लड़कियां यही सब चाहती हैं कि केवल वो और उसका पति रहे। तो यही सारी बातें वो अपनी सहेली को लिख रही है। जहाँ भी कोई फर्नीचर अच्छा लगता उसे अपनी कल्पना की कोठरी में सजा लेते हैं, क्योंकि हम कल्पना में बहुत कुछ सोचते हैं। रंग रेजन पालिश पर्दे चारों तरफ, सदाबहार मेहंदी की लाइनों में कहीं लान लगे होते हैं, कहीं टेनिस या बैडमिंटन कोर्ट होता है। 3-4 नौकर सुबह से मुझे बड़े प्रेम से उठाएंगे, मेरी देर से सोने की आदत को बुरा भला कहेंगे, चाय पीते पीते हंसते हंसते अखबार पढ़ते पढ़ते सारा समय निकल जाएगा। यानी इन सारी चीज़ों को वो सोच रही है कि वो सोचती थी, वो दोनों बातें करते थे तो वो वही बातें, वही काल्पनिक बातें अपनी सहेली को लिख रही है। इनके दफ्तर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरा समय कट पाएगा। किसी पड़ोसिन के यहाँ चली जाया करूँगी या उसे बुला लिया करूँगी, फिर शाम को हम रोज़ किसी सिनेमा या किसी दोस्त के यहाँ जाया करेंगे। ऐसे ही और भी जाने क्या क्या बातें थी जिसमें डूबी रहती थी, अब तो सब याद ही नहीं आती। यानी इन सारी बातों को वो आपस में किया करती थी कि ये होगा वो होगा। वो कह रही है कि अब मुझे वो सारी बातें याद भी नहीं है। लेकिन रमा, कल्पना की ही सच हो जाए कहीं तो फिर कहीं कहना ही क्या। हमारी हर हंसी पर भाग्य दांत पीसता है। यानी हम जो चीज़ें देखते हैं या सोचते हैं वो होता नहीं है।
हम रोते हैं तो वह खिलखिलाता है। वह जानता है कि कठपुतलियों की तरह उछल कूद हम चाहे जितना ले, डोरियां तो उन्हीं हाथों में है जो दया माया नहीं जानते। यानी डोरी यानी धागा तो उनके हाथ में है, भगवान के हाथ में, जिसके अंदर दया माया नहीं है। कविता में बोलूं तो कहूंगी कि उन सभी बचपन के सपनों के दिए आज यथार्थ के विषैले धुएं में घुट घुट कर बुझ गए हैं। यानी बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे, वो सब बेकार हो गए हैं। तड़फड़ाते धुएं के भयंकर सांप इधर उधर मंडरा रहे हैं। सांपों से पहले भले ही डरा करती रहूं, अब तो रमा डर भी नहीं लगता। यानी अपनी बात बता रही है कि अब मुझे किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहती हूँ कोई मुझे डस ले, नई नई मुसीबतों की सूरतें देखकर अब तो सिहरन तक नहीं होती हैं। यानी जितनी भी मुसीबतें आती हैं अब मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है हृदय जमकर पत्थर हो गया है। और रमा, अगर यह नहीं होता तो बताऊं कैसे बची रहती। अब तक या तो विष खा लेती या कुएं में कूद कर मर जाती। यानी ये सारी चीजें हैं, मेरा मन जो है वो बहुत मजबूत है, इसीलिए इन सब चीजों को लेकर मैं हूँ। अगर ये सब नहीं होता तो अब तक मैं मर गई होती। देखो ना, अपनी बातें लिखती जा रही हूँ। यह भी नहीं सोच रही हूँ कि तुम ऊब रही होगी, लेकिन अपना भी मैंने लिखा क्या है। मैं जानती हूँ कि अगर अपना जरा लिखूं तो यह पत्र तुम पढ़ नहीं पाओगी, इससे ज्यादा नहीं लिख सकूंगी। यानी वो बहुत दुख में थी, वो किसी से बात नहीं करती थी, उससे कोई भी बात नहीं करता था सीधे मुंह, उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसीलिए वो कह रही है कि मैं तुमको नहीं कहूंगी तो किसको कहूंगी, और अगर मैं अपने दुखों के बारे में कहूंगी तो तुम उसको पढ़ नहीं पाओगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इससे ज्यादा पूछना भी मत। तुमसे मिलकर रोने को, तुम्हारी गोद में लेटकर अपनी दिल की बातें कह डालने को कितनी कितनी तबीयत करती है, कैसे बताऊं। देखे यह अब ईश्वर कब मिलता है। यानी अब ये सब पता नहीं कब होगा ऐसा कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं, तुम्हारी गोदी में बैठकर सिर रख के रोऊं, तुम्हारे साथ तुम्हारी बातें सुनूं। तो ये सारा अवसर पता नहीं कब मिलेगा। सदैव तुम्हारी ही प्रभा। यानी अपना वो पत्र समाप्त करती है कि मैं तुम्हारी ही प्रभा हूँ। पत्र समाप्त हो गया और उससे कितनी देर हाथ में लिए खड़ा रहा मुझे नहीं मालूम। पता तब लगा जब अचानक हाथ की पकड़ ढीली हो जाने से वह नीचे गिर गई। यानी समर जो है वो प्रभा का लिखा हुआ पत्र जो उसने अपनी सहेली रमा को लिखा था, वो सब पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गया था। इसीलिए वो कितनी देर तक उस पत्र को पकड़े खड़ा रहा, उसे समझ में नहीं आया। जब उसका पत्र हाथ से गिरा तब उसको पता चला। चौंक कर उसने यथास्थान रखा, संदूक बंद किया तो लगा जैसे किसी जिंदा जमी जीव को मारकर गाड़ रहा हूँ। भर आई आंखें पोंछी, प्रभा मेरी प्रभा, तुम नहीं जानती यही सपने तो मेरे भी थे, यही सब तो मैं भी सोचा करता था। अगर अपने होने वाले पति के बारे में तुम तरह तरह की कल्पनाएं किया करती थी तो क्या मैंने रात रात जाकर अपनी नींदें नहीं खराब की थी कि अपने भविष्य को मैं कैसे बनाऊंगा। यानी वो भी सोचता है कि यही सारे सपने तो मैं भी देखा करता था, और जो जैसे सपने तूने अपने पति के लिए देखे थे वैसे ही भविष्य की कल्पना मैंने भी अपने लिए की थी। तुम्हारे सपने घुट घुट कर मर गए तो मेरा भविष्य भी क्या गिरकर चकनाचूर नहीं हो गया। लेकिन मैं किसे कोसूं, तुम तो रमा को लिख दे दोगी, भाग्य को कोसोगी और भीतर ही भीतर घुलोगी, चुप रहोगी। लेकिन मैं भी यही करूँगा तो कैसे होगा। यानी वो अपने बारे में भी सोचने लगा, वो भी बहुत दुखी होने लगा। मगर फिर भी मुझे जाने क्यों लगता है कि मेरी आत्मा पर एक हत्या का पाप लदा है। कातर की तरह पंजे गड़ाकर कुछ चिपकता है। चौखट के सहारे खड़ा खड़ा बड़ी देर तक मैं अपना माथा किवाड़ पर टिकाए रहा। धीरे धीरे सामने ऊंचे मकानों के पीछे सूरज का बड़ा सा गोला उतरता जा रहा था। यानी शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था। शहर का कोलाहल बहुत
खूब बढ़ गया था और 2-4 पतंगे आसमान में मंडराती रही थी। कौवे लाइन बनाकर सूरज की ओर चले जा रहे थे। उस रात मैंने प्रभा से पूछा, अच्छा प्रभा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? ईमानदारी से बताना, मुझे बहकाने की कोशिश ना करना। मैं आगे भी पढ़ूं या नौकरी कर लूं। और मुझे उस अनजाने व्यक्ति का स्मरण हो आया, यानी वो यहाँ अनजाने व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि उसका जो मित्र है, उसके दिवाकर, उसके जो भैया है, तब उसे पता नहीं था कि वो उसके भैया थे शिरीष, तो उसे इसीलिए कह रहे कि उस व्यक्ति की याद आ गई और साथ में वो प्रभा से बातें करने लगा। प्रभा ने गहरी सांस ली। मैं जो कुछ चाहती हूँ वही सब कैसे हो सकता है? अपनी स्थिति भी तो देखनी होती है। लेकिन मेरे मन से पूछो तो मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो। यानी हम जो चाहते हैं वो हमेशा पूरा तो होता नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं केवल यही कहूँगी कि मैं चाहती हूँ तुम खूब पढ़ो, कम से कम बीए तो कर लो, यानी ग्रेजुएशन तो तुमको करनी ही चाहिए। फिर मैंने उत्सुकता से अगले विचार जानने चाहे, शायद वो पत्र की भाषा दोहराए। फिर क्या? तब कहीं प्रोफेसर हो जाना, कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना, लेकिन तब तक घर का क्या होगा? तुम्हें विश्वास है कि एमए पास करने तक इस चक में मैं जिंदा बच पाऊंगा? यानी ठीक है, तुम जो कह रही हो वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं एमए पास करने तक जीवित रहूँ तो तब तक क्या इस घर में रह सकता हूँ? लेकिन अभी ही तुम्हें कौन सी ऐसी नौकरी मिल जानी है कि घर वालों के दूर दूर हो जाए, यानी घर में जो परेशानी है वो दूर हो जाए। अभी तुमको इतने सी पढ़ाई में कौन सी नौकरी मिल जाएगी? प्रभा बोली। उसका मुंह झलझला आया। और मुझे तो दोष देना मत, जो तुम्हारे जी में आए वो करना। यानी प्रभा ने कहा कि जो तुमको समझ में आए तुम वही करना। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। धन्यवाद।